हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज फिर से हम आपके लिए इस सीरीज में कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस पैसेजेस लेके आए हैं which is which is a continuous series wherein we are helping you for your CSAT practice. तो this is part 26 of the same series और I hope इस series ने आपकी ज़रूर हेल्प की होगी। तो guys don't forget to like the session and don't forget to subscribe to our channel if you are new here. तो guys सबसे पहले आज मैं आपको हमारे वेबसाइट पे ब्लॉग्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल है आपकी एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए। तो गाइज अगर मैं आपको अपना वेबसाइट का एड्रेस बताता हूँ जैसे जो है edutap.co.in। अगर आप यहाँ पे लैंड करते हैं इस पेज पे तो टॉप पे ही आपको फ्री मटेरियल दिखेगा। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ के नीचे ब्लॉग पे जाओगे और ब्लॉग में जब आपको यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे अलग अलग से, तो उसके बाद ब्लॉग में जाके आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और कैटेगरी में अपने यूपीएससी सी सेट पे आना है। अब यूपीएससी सी सेट में गाइज ये सारे आपको ब्लॉग्स हमने दिए हुए हैं जिसमें हर टॉपिक को हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल मार्किंग स्कीम क्या होती है, या इज सी सेट टफ और नॉट, या विल सी सेट बी रिमूव फ्रॉम यूपीएससी, या पीवाई क्यूज, या व्हाट इज सी सेट, या व्हाट आर द बेस्ट बुक्स टू रेफर टू, या प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इसमें। फॉर एग्जांपल मैं आपको पीवाई क्यू दिखाता हूँ। तो पीवाई क्यू में आपको गाइस क्या क्या दिया हुआ है, पहले तो कब से ये एग्ज़ाम शुरू हुआ उसके सारी डिटेल्स, फिर आपको सारे पीवाई क्यूज मिल जाएंगे, एटलीस्ट पिछले 5 साल के तो मिल ही जाएंगे विद क्वेश्चन पेपर एंड देयर सॉल्यूशन आंसर कीज। सी सेट का एग्ज़ाम पैटर्न आपको मिल जाएगा सारा, क्या ब्रेकअप है उसका, कितनी वेटेज होती है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या पेपर लैंग्वेज होती है, सिलेबस, सब कुछ आप पता कर सकते हो इस ब्लॉक के अंदर। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, फिर आपके पीवाई क्यूज जो पेपर बुक्स जो आपको मिल जाएंगे जो आपको यूज़ कर सकते हो आप। तो यू कैन बाय अरिहंत, यू कैन बाय दिशा पब्लिकेशन आप अपने। तो हर चीज़ आपको पीवाई क्यूज के ऊपर, मतलब एक एक चीज़ एनालिसिस के साथ कि किस ईयर में किस सब्जेक्ट पे कितने क्वेश्चन आए थे, उनका क्या ब्रेकअप था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, इतने डिटेल में जाके आपको ये ब्लॉग्स मिलेंगे। तो गो चेक आउट दीज ब्लॉग्स, देयर विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर जर्नी अहेड। Chalo guys, so that was about the blogs that we are offering you, we are providing you on our website. तो हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए, दैट इज़ www.edutap.co.in। तो चलो गाइज आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको होमवर्क पैसेज कराता हूँ जो मैंने कल वाले सेशन में आपको होमवर्क पैसेज दिया था। इसका आंसर आपको बताता हूँ, फिर हम आज के कुछ नए पैसेजेस भी डिस्कस करेंगे। चलो गाइज, तो सबसे पहले है अपना हमें एक इन्फ्रेंस ढूंढना है, तो मैं पैसेज पढ़ता हूँ फिर इसका इन्फ्रेंस निकालते हैं। बैंक क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग के मतलब बैंक जो क्रेडिट देता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को वो कम होना शुरू हो गया है। सो बैंक क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग, इट्स डिक्लाइन हैज बीन अ सीरियस कंसर्न as credit growth is essential to revive investment. Now the decline of investment, or let's say decline in bank credit has a serious, it has been a serious concern as credit growth is essential to revive investment. So unless there is credit growth, you cannot revive investment. The problem's origins lie in the incomplete reforms of the last 25 years. The problem's origins कि भाई इनकी जड़ कहाँ पे है, जो पिछले 25 सालों में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, जो एलपीजी रिफॉर्म्स की बात कर रहा है वो, एन इंस्टीट्यूशनल चेंज दैट शुड हैव फॉलोड द 1991 रिफॉर्म शुड हैव बीन सेटिंग अप ऑफ अ रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन फॉर बैंक्स। के एक इंस्टीट्यूशनल चेंज जो 91 के रिफॉर्म्स के बाद आना चाहिए था वो था resolution corporation for banks. Now in a market economy with booms and busts, banks should be allowed to set up and to fail. टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स बिकॉज देर इज नो प्रॉपर सिस्टम, क्योंकि नेशनलाइज कर दिए गए थे वो, याद है आपको। तो आज वो क्या कह रहे हैं कि अगर मार्केट इकोनॉमी है तो उसमें बैंक को बनने और मतलब बूम भी होने और बस्ट भी होने देना ज़रूरी होता है, क्योंकि इट्स अ ओपन मार्केट, मार्केट इकोनॉमी है वो। तो बैंक शुड बी अलाउड टू सेटअप एंड टू फेल। टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स बिकॉज देर इज नो प्रॉपर सिस्टम, कि आज कोई सिस्टम नहीं है टू शट देम डाउन, सो वी कैन नॉट क्लोज डाउन द बैंक्स। वीक लॉस मेकिंग बैंक्स कंटिन्यू टू नीड मोर कैपिटल, और जो लॉस मेकिंग बैंक्स है जिनको हम खींचते चल रहे हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि उनको बंद नहीं किया जा सकता बिकॉज नेशनलाइज्ड है, वो उनको और कैपिटल की ज़रूरत है और वो कैपिटल नहीं मिल पाता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। तो ये पूरा प्रॉब्लम की एक जड़ बन जाती है। तो क्या इन्फ्लुएंस देगा, जब ऑप्शन पढ़ते हैं, इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज नॉट एबल टू हेल्प द कंट्री इन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है
वो कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प नहीं कर पा रहा है। Second, economic reforms that started in 1991 have not helped in improving the economy to expected levels. कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने हेल्प नहीं किया है। देखो फर्स्ट तो क्लियरली ऑप्शन सही नहीं था कि बैंकिंग सिस्टम हेल्प नहीं कर पा रहा इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो प्रॉब्लम है रिफॉर्म्स का। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में होते उन्होंने हेल्प नहीं किए। देखो हेल्प नहीं करना बात नहीं है, बात ये था कि जो बैंक्स हैं उनको रेजोल्यूशन के लिए एक इंस्टीट्यूशन हमें देना चाहिए था, ये बात कही है उसने। थर्ड गाइज, इंडिया लैक्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विद द फेलियर ऑफ बैंक्स। यस, ये उसने बोला भी है, पूरे पैसेज का तात्पर्य भी यही है। और फोर्थ एक बार देख लेते हैं, encouraging the foreign investments in our industrial sector is a good alternative to this sector's dependence on bank for credit। नहीं guys, foreign investment की कोई बात ही नहीं हो रही है। So I think ऑप्शन बी और सी में से सबसे सही ऑप्शन बनता था आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया लैक्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विद द फेलियर ऑफ बैंक्स। चलो guys, ये तो था आपका कल का होमवर्क पैसेज। अब आज कुछ नए पैसेज डिस्कस करेंगे, तो एक एक करके पढ़ते हैं। और मैं फिर आपको आज इस सेशन में एक होमवर्क पैसेज भी दूंगा एंड में, जिसका आपने मुझे आंसर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहला था बेस्ट रिफ्लेक्ट द प्रैक्टिकल रैशनल लास्टिंग सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन हो सकता है प्रॉब्लम का, वो हमें ढूंढना था। तो एक बार पढ़ते हैं, हाउ बेस्ट कैन द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स बी एड्रेस्ड सो दैट द लॉसेज आर मिनिमल एंड द सिस्टम बिकम्स रेजिलियंट। कि भाई कैसे बाढ़ की और सूखे की प्रॉब्लम को ऐसे एड्रेस किया जाए कि जो किसानों के जो लॉसेस हैं वो कम से कम हो और जो सिस्टम है वो रेजिलिएंट हो जाए, मतलब लोगों को ऐसे नुकसानों का प्रभाव ना पड़े। हम ऐसे क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं ऐसा बाढ़ और सूखे के लिए। Now, in this context, one important point that needs to be noted is that India gets too much water, about 75% of annual precipitation during 120 days। इसका इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया का 75% पानी हमें सिर्फ साल के 4 महीनों में मिलता है, जो कि मानसून सीजन है जून से सितंबर तक का, एंड टू लिटर फॉर द 245 डेज। और बाकी जो 245 दिन बचे उसमें बहुत कम पानी मिलता है। दिस स्क्यूड वाटर अवेलेबिलिटी हैज़ टू बी मैनेज्ड। इसको मैनेज करना पड़ेगा। ये जो स्क्यूड अवेलेबिलिटी है, मतलब 4 महीनों में तो आपको 75% मतलब 2/3 पानी मिला, 2/3 भी नहीं, आई थिंक 3/4 पानी मिला, और बाकी 8 महीनों में आपको सिर्फ 1/4 पानी मिल रहा है। तो ये जो मतलब जिसको हम बोलते हैं ना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, इसको मैनेज करना पड़ेगा और इसको रेगुलेट भी करना पड़ेगा। तो दिस स्क्यूड वाटर अवेलेबिलिटी हैज़ टू बी मैनेज एंड रेगुलेटेड फॉर इट्स कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर। और ये जो थोड़ा सा पानी है इसको पूरे साल के लिए मैनेज और रेगुलेट करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। तो क्या सॉल्यूशन है इसका गाइस? कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज कंक्रीट स्टोरेज टैंक्स एंड कैनाल्स अक्रॉस द कंट्री, के कंक्रीट के स्टोरेज टैंक्स बना दो और कैनाल्स बना दो कंट्री में। चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, के क्रॉपिंग पैटर्न और फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बदल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अक्रॉस द कंट्री, इज दैट द राइट सॉल्यूशन? या बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्वीफायर्स, के जब मानसून में पानी आए तो डैम्स को बफर स्टॉक करो और एक्वीफायर्स को रिचार्ज करते रहो उस पानी से, ताकि पूरे साल में पानी की अवेलेबिलिटी बनी रहे। तो जो प्रैक्टिकल और वाइबल सॉल्यूशन है ना, वो ऑप्शन डी है गाइस। ऊपर वाले तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल थे कि स्टोरेज टैंक्स बना दो पूरे देश में, वो पड़ा पड़ा पानी सड़ जाएगा यार, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न बदलने से पानी की अवेलेबिलिटी कैसे बदलेगी, डजंट मेक सेंस। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी। क्लाइमेट चेंज अगर हमें, सॉरी, ये फ्लड्स और ड्रॉट से अगर हमें वो बनना है, रेडी होना है, तो हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। इस पानी को रेगुलेट करने का तरीका क्या है? डैम्स बनाना, ठीक है। और इंटरलिंकेज ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि सारी नदियों को जोड़ दो, पॉसिबल ही नहीं है यार कि पूरे देश में नदियाँ जुड़ जाए, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो गैस आगे बढ़ते हैं। हमें इसमें क्या ढूंढना था? बेस्ट रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग टोन ऑफ द पैसेज, के मतलब एक हिडन जो बात है, जो अंडरलाइंग थीम है पैसेज की, वो हमें ढूंढनी थी इसमें। तो पैसेज पढ़ते हैं, छोटा सा पैसेज है। इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन अलाउइंग मैनकाइंड टू बेनिफिट बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन्स should lead to a very good life of leisure, and much leisure is apt to be tedious except नहीं, except to those who have intelligent activities and interest। तो क्या कह रहे हैं गाइस? उसने बोला कि देखो भाई, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐसी मतलब कंपनी है जहाँ पे मशीनें यूज होना शुरू हो जाती हैं, तो इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन अलाउइंग मैनकाइंड टू बेनिफिट बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन्स, कि मशीन से जो प्रोडक्टिविटी हम बनाते हैं उससे इंसान को बेनिफिट मिले, इट शुड लीड टू अ वेरी गुड लाइफ ऑफ लेजर। इससे इंसान को फ्री टाइम मिलना चाहिए और वो खुशहाली से अपनी
जो फ्री टाइम है उसको एंजॉय कर पाए। एंड मच लेजर इज एप्ट टू बी टीडियस, और ऐसा इतना मतलब फ्री टाइम मतलब लेजर टाइम इनफ है जो मेहनती लोग हैं, एक्सेप्ट टू दोज हु हैव इंटेलिजेंट एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। मतलब ऐसे लोग जो लेजर को सही तरह से इस्तेमाल करना नहीं जानते, जिनको आराम चाहिए तो आराम ही चाहिए, फिर काम करके राजी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको लगता है ये बैलेंस होना चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई जब मशीन प्रोडक्टिविटी में आ जाती है तो इंसान फ्री हो जाता है ना। उस फ्रीडम को कुछ ही लोग सही तरह से यूज कर पाते हैं, मोस्टली उसको गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सेप्ट basically productivity of machine should lead to a very good life of leisure, and much leisure is apt to be tedious, और ज़्यादा जो leisure है वो tedious भी होता है, मतलब वो परेशान भी करता है। except to those, सिवाय उनके those who have intelligent activities and interest, जिनके पास काम करने के होते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं करने को। इफ़ अ लेजर्ड पॉपुलेशन इज़ टू बी हैप्पी, कि भाई मतलब जो प्रॉपर जिसको फ्री टाइम मिलता है, ऐसी पॉपुलेशन अगर खुश है, अगर उसको खुश होना है, इफ एलिजिड पॉपुलेशन इज टू बी हैप्पी, इट मस्ट बी एन एजुकेटेड पॉपुलेशन, उसको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एंड मस्ट बी एजुकेटेड विद अ व्यू टू enjoyment एज वेल एज टू डायरेक्ट यूजफुलनेस ऑफ टेक्निकल नॉलेज। और ऐसी होनी चाहिए एजुकेशन कि वो फ्री टाइम को भी यूज़ कर पाए और साथ साथ अपने टेक्निकल नॉलेज को भी सही जगह इस्तेमाल कर पाए। तो अंडरलाइंग टोन क्या है? ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बेस्ट मेक यूज़ ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एन इकोनॉमिक ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जो बेनिफिट है वो सिर्फ एजुकेटेड पॉपुलेशन ले सकती है। और देखते हैं गाइस, ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी एम्ड एट क्रिएशन ऑफ लेजर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ लेजर के लिए करनी चाहिए? नो, डजंट मेक सेंस। An increase in the educated population of country leads to an increase in the happiness of the people। कि जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतने ही ज़्यादा खुशहाली होगी, ये बात है। या यूज़ ऑफ मशीन शुड बी इंकरेज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट लार्ज लेजर्ड पॉपुलेशन, कि मशीन को यूज़ करके लोगों को फ्री बिठा दो, नहीं। ऑप्शन ए या सी में से था, ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन मेक यूज़ ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सिर्फ एक पढ़ी लिखी पॉपुलेशन ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस का फ़ायदा उठा सकती है, अनपढ़ नहीं उठा सकते। ये नहीं कह रहा, वो कहने का मतलब नहीं। जैसे कहने का मतलब क्या था कि अगर एजुकेटेड पॉपुलेशन बढ़ती है देश में तो उतने ही लोग खुशहाल होते हैं, क्योंकि समझदार होंगे वो अपना पढ़ा लिखा टाइम मतलब वो अपना जो काम करने के अलावा खाली रहने का लेजर का जो टाइम उसको सही तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। और वही वो कहना भी चाह रहा है कि एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और वो बैलेंस सिर्फ एजुकेटेड लोग ही पा सकते हैं। सो ऑप्शन सी वॉज द राइट आंसर। चलो गाइज, फिर से उसने क्या बोला, व्हाट कैन बी ए प्रैक्टिकल एंड लास्टिंग सॉल्यूशंस। तो अच्छा, ये तो रिपीट हो गया गाइज, सॉरी। चलो गाइज, आज फिर मैं आपको होमवर्क नहीं देता हूँ, ये गलती से रिपीट हो गया शायद मुझसे। तो ये वाला पैसेज आज करते हैं, आज होमवर्क पैसेज नहीं देता फिर मैं आपको, ठीक है? नहीं तो फिर बाद में चलो चलता रहेगा, अगले बार कभी मिलेंगे तो फिर तब आपको दोबारा से मैं आपको होमवर्क पैसेज देना शुरू करूँगा। तो ये वाला मैं पैसेज आपको सॉल्व कराता हूँ, तो लिखा हुआ है होमवर्क पैसेज, बट आप इसका आंसर मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे ही सकते हो। मैं सॉल्व करा दूंगा आपको यहीं पे ही, लेकिन आप वीडियो पॉज करके पढ़ के और इसका सॉल्यूशन मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और बाद में अपना आंसर आप मैच भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन था, द पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया। किस आइडिया पे पूरा पैसेज बेस्ड है ये हमें ढूंढना था, तो पैसेज पढ़ते हैं। फॉर 2 और 3 जनरेशन पास्ट, के पिछली 2-3 जनरेशन जो हैं, ever increasing number of individuals have been living as workers merely, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो नौकर बन के रह गए हैं, मतलब वर्कर्स बन के रह गए हैं, नौकरी में काम करने लगे हैं। तो 2-3 जनरेशन से, मतलब पिछले 2-3 पीढ़ियों से क्या देखा जा रहा है कि जो इंडिविजुअल्स जो नौकरी करते हैं, ठीक है, वो उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। तो एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैव बीन लिविंग एज वर्कर्स मेयरली, नॉट एज ह्यूमन बींग्स। वो इंसानों की तरह नहीं जी रहे, दे आर ओनली लिविंग एज वर्कर्स, मतलब वो फैक्ट्री के वर्कर्स की तरह, मतलब नौकरी करने में ही लगे हैं, इंसान की तरह नहीं रहते वो। एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर इज रूल टुडे इन एवरी सर्कल ऑफ सोसाइटी, कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना एक रूल बन गया है हर सोसाइटी का। तो an excessive amount of labor is ruled today even in every circle of society, with the result that man's spiritual element cannot thrive। और उसका रिजल्ट क्या है कि इंसान की जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है वो ग्रो कर नहीं कर पाता, मतलब अपनी स्पिरिचुअलिटी को, इनर सेल्फ को टाइम नहीं दे पाता है। ही फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड हिज लिटिल लेजर, जो भी उनके पास खाली टाइम बचता है, ठीक है, he finds it very difficult to spend his little leisure in serious activities, के जो उसका खाली टाइम है वो सीरियस एक्टिविटीज में उसको लगा ही नहीं पाता। ही डज नॉट वांट टू थिंक, और ही कैनॉट इवन इफ ही वांट्स टू,
कि वो सोचना चाहता भी नहीं है, और वो अगर वो चाहे भी तो सोच नहीं सकता, क्योंकि क्षमता नहीं है उसके पास। ठीक है। ही सीक्स नॉट सेल्फ इंप्रूवमेंट बट एंटरटेनमेंट, वो खुद को इंप्रूव नहीं करना चाहता, वो एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है दैट वुड अनेबल हिम टू बी मेंटली आइडल, जो उसका दिमाग खाली रखे, एंड टू फॉरगेट हिज यूजुअल एक्टिविटीज, और जो उसकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं वो भुला दे उसको। Therefore, the so-called culture of our age is dependent on cinema than on theater, more on newspaper, magazines and crime stories than on serious literature. कि आजकल हम एंटरटेनमेंट के लिए पे ज़्यादा मतलब फोकस है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग समथिंग यूजफुल। तो वही कह रहे हैं कि भाई वो कुछ इंसान मतलब मेंटली क्या हो गया, उसको कहीं पीस है ही नहीं, वो अपना क्या करे जा रहा है, काम करे जा रहा है और खाली टाइम में अपना टाइम पास करे जा रहा है, बस ये कह रहा है वो। तो द पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, कि अंत आदमी को मेहनत नहीं करनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं कह रहा मेहनत नहीं करो, वो कह रहे हैं कि भाई अपने इनर सेल्फ के लिए भी टाइम रखो। ठीक है। द ग्रेट इविल ऑफ आर एज इज ओवर स्ट्रेन, ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना ही हमारी इस जनरेशन का क्या है, एक अभिशाप है। मैन कैनॉट थिंक वेल, इंसान सोच ही नहीं सकता, ये कहना चाह रहे हैं, नहीं। मैन कैनॉट केयर फॉर स्पिरिचुअल वेलफेयर, कि मैन अपने स्पिरिचुअल वेलफेयर का ध्यान रख ही नहीं सकता। पॉइंट ये रख तो सकता है, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है उसको रखने का। तो उसने बोला कि मेहनत मतलब काम ही इतना ज़्यादा वो हो रहा है, इतना मतलब टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है काम करने में, मेहनत इतनी ज़्यादा लग रही है कि खुद के लिए टाइम बचता ही नहीं है। तो आई थिंक द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, द ग्रेट इविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन, दैट इज द राइट आंसर। तो गाइज ये थे आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। अगर आप अभी भी तैयारी शुरू करना चाहते हो अपने एग्जाम की, तो आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स शुरू कर सकते हो, जिसमें हम सिर्फ 100 आवर्स में आपको पूरे सी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें डे 1 पे आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाती हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, पीडीएफ लेक्चर्स मिल जाते हैं, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर आपको टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, साथ साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आपको वीकली लाइव डाउट सेशन दिए जाते हैं फैकल्टी मेंबर्स के साथ, और लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं जिसमें आप वन ऑन वन अपने डाउट पूछ सकते हो अपनी फैकल्टी मेंबर्स से। सो कम जॉइन अस इन दिस कोर्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, और एक स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है गाइस, उससे आपको और बेनिफिट मिलेगा। तो कम चेक आउट आवर कोर्स, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। So thank you so much for your patience and for your receptiveness, guys. I wish you all your success, all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will do very well in the long run. अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है guys, तो you can always call us on this number during the office hours, that is 81462 07241, or you can also drop us an email on this address, that is hello@edutap.co.in. That's our email ID. You can drop us your emails on this address. So thank you so much once again, guys. All the very best for your exam. Keep on working hard, stay positive, and I'm sure you will come out with flying colors. So happy learning to all of you. Have a great day ahead. Take care. Bye bye.